गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। स्वागत है आप लोगों का एक रशिया वीडियो में, हाउ टू ट्रैवल टू रशिया इन 2024। तो इसके बारे में हम बात करने लगे हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। बने रहे इसी तरीके से, और जितने भी मेरे पास लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल हैं, अगर मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो हम बात करने लगे हैं वीज़ास के बारे में, फ्लाइट, प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में, इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में, एयरपोर्ट टू सिटी, सिटी टू एयरपोर्ट, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मनी एक्सचेंज कहाँ से करा सकते हैं आप, सिम कार्ड वगैरह जो आपको बेस्ट कौन से लेने चाहिए, कहाँ किस रीजन में जा रहे हैं, नेटवर्क कहाँ अच्छा होता है, और होटल्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ कि आपके साथ रिसोर्सेज मेनली मैं शेयर कर सकूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट वीज़ास। तो रशिया का जो वीज़ा है 4 वर्किंग डेज में आपका यूजुअली आ जाता है। अगर किसी का डिले हो भी गया है तो वो 5-7 दिन भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि डिपेंड करता है आपने अप्लाई कब किया है। हो सकता है आपने सैटरडे को अप्लाई किया हो, तो आप सैटरडे संडे निकाल के आगे 4 या 5 दिन गिन लें। ठीक है, तो बहुत आसानी से आ जाता है। इसकी जो वैलिडिटी है 60 दिनों की रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और जो मैक्सिमम स्टे पीरियड आपको यहाँ पे मिलता है वो 16 डेज का है। अभी जो ये न्यूज़ चल रही है कि वीज़ा फ्री वीज़ा फ्री वीज़ा फ्री, ये रशिया वीज़ा फ्री जो है वो ग्रुप टूर्स के लिए होगा। वो कैसे इस प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं, क्या चीज़ें निकल के आते हैं, वो हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2024। लेकिन वो इंडिविजुअल के लिए वीज़ा फ्री नहीं है अभी। ठीक है, जितनी जानकारी हमें मिल रही है, तो ये आप ना सोच के बैठें कि इंडिविजुअली जो है आप आने वाले टाइम में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन वो एक्चुअली ग्रुप टूर्स के लिए वो ऐसा कुछ करने लगे हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको वीज़ा के लिए जो ई वीज़ा होता है उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होते हैं, उसमें पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है, बायो पेज हो गया आपका, और जो आपकी फ़ोटो होती है वो आपको लगानी पड़ती है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं रिक्वायरमेंट्स पे, हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो डेडिकेटेड मेरे चैनल पे है, और वो मैंने तभी रिकॉर्ड कर दी थी उसी दिन जिस दिन ये न्यूज़ अनाउंस हुई थी। ठीक है, तो आपको बाकी इस फॉर्म के अंदर जो होता है नेम और एड्रेस जो होता है अकोमोडेशन का, वो डालना होता है। वो आप कहीं से भी रिजर्व करके डाल सकते हैं। अब कैसे होटल्स रिजर्व करने हैं, क्या होता है, वो हम आगे चल के बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप पहली बार जा रहे हैं, ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो बुक योर वीज़ा थ्रू एटलेस। तो एटलेस भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप रशिया वीज़ा उनकी साइट से अप्लाई कर सकें। एक ऑल्टरनेट वे है आप लोगों के लिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यूजुअली गवर्नमेंट पोर्टल से 4 वर्किंग डेज लगता है, इसमें 8 वर्किंग डेज लग सकता है। बट दिस इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। अगर किसी रीजन की वजह से आपका रिजेक्शन आया तो 1-2 महीने रुक के आप किसी थर्ड पार्टी पोर्टल से अप्लाई भी करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो इसके सर्विस चार्जेस इनके लगते हैं एटलेस के, वो हैं 790 रुपीज़, और प्लस जो वीज़ा फी कॉन्सुलेट फीस है वो दैट इज़ 4894 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ की अगर बात करूँ मैं। आगे हम बात करते हैं फ्लाइट्स की, और फ्लाइट के केस में आप trip.com, वीगो या मेक माई ट्रिप से रशिया की फ़्लाइट्स ईजिली बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप एरोफ्लोट की साइट से बुक करते हैं, जो कि पहले बहुत लोगों के सवाल आते थे, और इसके बारे में एक्चुअली है क्या प्रोसेस इसका, कि अगर पेमेंट करने में इशू आ रहा है, आप साइट पे पेमेंट नहीं कर पा रहे, को कार्ड्स नहीं चल रहे हैं सैंक्शंस की वजह से, देन इनका दिल्ली में एयरफ्लोट का ऑफिस है। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं, और उन्हें आप ईमेल भी कर सकते हैं, या पर्सनली जाके फिजिकली विजिट कर सकते हैं वहाँ पे, कि आप उनको बता दें कि आपको फ़्लाइट बुक करनी है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, इन रिटर्न दे विल प्रोवाइड यू पेमेंट लिंक ऑन योर ईमेल आईडी फॉर द पेमेंट। ऐसा हो सकता है, पर मुझे कुछ इसके बारे में ख़राब न्यूज़ ये भी मिली है कि ये लोग कई बार जवाब नहीं देते हैं, इनका जवाब नहीं आता है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आप इन्हें ईमेल एक बार करके देख लें, या इन्हें फ़ोन भी ज़रूर करके देखें। और अगर ऐसा नहीं है तो दिल्ली ऑफिस को विजिट कर सकता है। अच्छी बात, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, आपकी सिटी में अगर एयरफ्लोट का कोई ऑफिस है, नथिंग लाइक इट, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं है, किसी और शहर से हैं आप, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से हैं, तो देन आई थिंक आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कर लेनी चाहिए टिकट, या आप trip.com, वीगो या मेक माई ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लस एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इनके कुछ सर्विस चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये पेमेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको चार्ज भी कर सकते हैं, कुछ 2600 रुपये के आसपास पर पर्सन हैंडलिंग चार्जेस हैं इनके, जो ये इस पर एप्लीकेबल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो ये आप उनसे बात करके चेक कर लेना। प्लस आप और किन एयरलाइन से फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं, या किन कंट्रीज से बुक कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स, गल्फ एयर, जो वेबसाइट्स हैं, इन पे जाके डायरेक्टली आप बुक कर सकते हैं। दिल्ली से उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ या एयर अरेबिया की फ़्लाइट भी आप बुक कर सकते हैं अगर आप मॉस्को जाना है, रशिया साइड पे आपने जाना है। एयर अस्ताना की मैं साइट चेक कर रहा था, मुझे एयर अस्ताना जो अलमाटी की फ़्लाइट है या अस्ताना की फ़्लाइट है कज़ाकिस्तान की, वहाँ मेरे को हैरानी हुई इस चीज़ को देख के कि रशिया मॉस्को की कोई फ़्लाइट्स नहीं थी उनके पास फॉर सम रीजंस। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला।
तो ये ऑप्शंस आपके पास कुछ बचते हैं और एयर अस्थाना को आप ड्रॉप कर देना इस केस में, ठीक है। अब किन किन रूट से आप रशिया की फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इंडिया में नहीं हैं, कहीं अब्रॉड ऑलरेडी हैं, आप मल्टी कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं। तो टर्की से बहुत ईजीली फ़्लाइट्स मिल जाती हैं, इस्तांबुल से मिल जाती हैं, बोर्डरम से मिल जाती हैं, एंटालिया से मिल जाती हैं, दालामन सिटी है कोई वहाँ पे एक, वहाँ से मिल जाती है, अर्मेनिया से मिल जाती है, तबिलिसी जॉर्जिया से मिल जाती है, अज़रबैजान से मिल जाती है, बेलग्रेड से मिल जाती है, मतलब कि सर्बिया से मिल जाती है, यूएई से मिल जाती है आसानी से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, और मोरक्को से भी आपको फ़्लाइट्स मिल सकती हैं रशिया की, मॉस्को की। चाइना से भी फ़्लाइट्स ईजिली मिल जाती हैं। अगर आप अज़रबैजान से खासकर बुक करते हैं, और बूटा एयरलाइंस कुछ चलता है वहाँ पे, अगर आप स्पेशली उस एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं या अज़रबैजान से बुक करते हैं, तो हो सकता है कि आपको मॉस्को की टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े। काफ़ी नहीं हो सकती, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती कंपैरेटिवली अगर आप कहीं और से बुक करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ़्लाइट टिकट्स बहुत महंगी हैं, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी डायनामिक हो चुकी हैं, एंड प्लस इट टोटली डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड चेंज सप्लाई। तो जैसे कि आपको पता सैंक्शंस लगे हैं, तो जितने भी इंटरनेशनल कार्ड्स हैं उसको यूज़ करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है आज के सिनेरियो के अंदर, जब से यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो कैश जो है आपको सफिशिएंट कैरी करना है यूरोस के अंदर और यूएसडी के अंदर, वो एक्सेप्टेबल है एंड यू कैन गेट देम कन्वर्टेड, ठीक है। कुछ एयरपोर्ट पे भी कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कुछ पेटी कैश के लिए आप कन्वर्जन कर सकते हो एयरपोर्ट पे, बाकी मेनली जो अच्छे रेट्स हैं वो आपको सिटी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई रिसोर्स लिंक मिलता है तो वो मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी अगर कोई किसी ने अभी हाल ही में विजिट किया है तो वो भी अपने लिंक रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि और लोगों को इसमें बेनिफिट मिले, ठीक है। बाय द वे, यू कैन कैरी अप टू 5000 USDs विदाउट एनी डिक्लेरेशन, ठीक है। कोई उस पर ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाया, मतलब 5000 तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ना ही रशियन कस्टम्स को कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप 5000 अप टू 5000 USD कैरी करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप सिटी में बेटर रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस ये होता है कि एयरपोर्ट से निकलने के लिए अगर आप बस से जा रहे हैं या आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा कैश चाहिए होगा और रूबल्स में ही एक्सेप्ट होगा वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इमिग्रेशन की, और इमिग्रेशन केस में क्या है कि लेट मी टेल यू, पीछे डिपोर्टेशन के केसेस आए थे जब ई-वीज़ा की फैसिलिटी शुरू हुई है और लोगों ने जब ट्रैवल करना शुरू किया है, तो पीपल वर ट्रैवलिंग विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी किया गया था। पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन है इनका, कोई भी सवाल जवाब नहीं करते, बट दे आर वेरी अलर्ट, ठीक है। तो आपको जितने 3-4 केसेस मेरे पास आए, उनमें एक केस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि उनको कुछ सवाल जवाब नहीं किया, हालांकि उनके पास यूके यूएस शेंगन का वीज़ा भी था, फिर भी क्योंकि अब सैंक्शंस लगे हैं तो उस चीज़ को उस कैटेगरी में उसे कंसिडर नहीं करते कि किसी के पास अगर यूएस यूके का वीज़ा है तो उसे एक्सेप्शन दे सकें हम, ऐसा नहीं है। अब उनके लिए सब बराबर हैं। तो आपको आइटनरी, एक क्लियर आइटनरी बना लेनी है, ठीक है। आइटनरी आप बना के चलना, अपनी ऑनवर्ड जर्नी या रिटर्न टिकट दिखा सकते हो, और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैश इन हैंड। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड्स विल नॉट वर्क इन रशिया एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैश आपके पास आपकी जेब में होना ज़रूरी है। आगे उसका क्या इलाज है, अगर इतना कैश आपने ले लिया, बात करते हैं। तो इमिग्रेशन आराम से क्लियर हो जाता है, लेकिन ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं: प्रूफ ऑफ फंड्स, आइटनरी, और कितना आप कैश लेके आए, और ऑनवर्ड जर्नी की टिकट तो कोई देख ही लेता है, ठीक है ना। अब 1-2 केसेस हैं, उनका यूरोप का वीज़ा था, यूके का वीज़ा था और कंट्रीज़ का था, उसके बावजूद उनको 1 घंटा वेट कराया इमिग्रेशन पे, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें उन्होंने जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो चेक की, उनकी आइटनरी चेक की, और सफिशिएंट कैश वो कितना लेके आए थे वो तो पूछ लिया था उन्होंने, और रिटर्न टिकट भी उनकी देखी गई थी। उसके बावजूद उनको रोका 1 घंटे के लिए, लेकिन जाने दिया, कहा कुछ नहीं उन्होंने। वैसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं काफ़ी पोलाइट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है यहाँ पे वो है, मेरे पास केस नहीं कह सकते, एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। तो इनका क्या है कि ये जॉर्जिया से ट्रैवल कर रहे थे, मॉस्को 3 घंटे की इनकी फ़्लाइट थी। तो 3 घंटे बाद जब ये पहुँचते हैं इमिग्रेशन पे मॉस्को में, तो यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर पहले इनका पासपोर्ट देखता है और पासपोर्ट की सारे पेजेस चेक करता है कि कहीं स्टैंप लगी है नहीं लगी है। 5 मिनट उसने देखने में लगाए और इनको वहाँ वेट करने के लिए बोला। बाद में अब जब वेट करा तो इन्होंने काफ़ी वेट करना पड़ गया, यानी कि 30 मिनट लग गए इमिग्रेशन ऑफिसर को। उन्होंने कहीं अंदर जाके और जो ऑफिशियल से कंसल्ट किया होगा इसके बारे में, और 30 मिनट के बाद आके इनका पासपोर्ट दे दिया और कोई भी कागज़ इनके वेरीफाई नहीं किए, जैसे इन्होंने बताया मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका चेक नहीं हो सकता, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ को भी लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया था एकदम से डिपोर्टेशन के केसेस आए थे, उसके बाद रिड्यूस हो गए,
ठीक है। अब मनी एक्सचेंज की अगर बात करनी है तो ठीक है, आप अगर कहीं बाहर हैं, खासकर जैसे अभी जॉर्जिया का एग्जांपल है, तो इन्होंने मुझे ये भी बताया कि जॉर्जिया से इनको बहुत अच्छा रेट, तबिलिसी से एयरपोर्ट से इनको बहुत अच्छा रेट मिला था रूबल्स का, तो उन्होंने वहाँ पे डॉलर्स के बदले जो भी उनके पास करेंसी होगी इन्होंने रूबल्स लिए थे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिम कार्ड्स के बारे में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और वो सबसे पहली चीज़ है जो आपको यहाँ जाके करनी चाहिए। उसका क्या रीज़न है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आप इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलते हैं, मॉस्को एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपके दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे आपको सिम कार्ड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब क्या हाल है वहाँ पे अब मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 में जैसे ही मैं एयरपोर्ट से मतलब इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकला था, तो दोनों साइड पे सिम कार्ड्स के बहुत सारे ऑप्शंस थे और काफ़ी प्राइसी था वो मेरे लिए जब मैंने देखा। मतलब कि 2019 में मुझे 1000 रूबल का 1200, 1100, 1500, 2000 तक का भी कनेक्शन मिल रहा था। तो मैंने जल्दी नहीं की उसको लेने में, तो मैंने काफ़ी सर्वे किया पूरे उस जगह में, काफ़ी देर घूमा और लास्ट में एक काउंटर था, मुझे याद है, आई होप कि आपके साथ फोटो या पिक्चर शेयर कर सकता, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो बीलाइन का मैंने कनेक्शन लिया था 600 रूबल में, जो कि मुझे इससे पहले कुछ काउंटर्स के अंदर 1000 रूबल्स का मिल रहा था। यू कैन इमेजिन दैट कि वहाँ थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो अब जो है आप कनेक्शन ले सकते हो बहुत इजीली, 30 डेज़ का 50 गिग्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, कॉल्स SMS वगैरह आपको फ्री मिल जाती है, और ये 1500 रुपये का कनेक्शन आज की डेट में आपको पड़ेगा। अगर आप साइबेरियन जर्नी करने लगे हैं या आप रिमोट एरियाज़ में जाने लगे, उस केस के अंदर बीलाइन का नेटवर्क आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर 3 मेजर क्या कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक है मेगाफोन, बीलाइन और टेली2, और मैंने दोनों ही यूज़ करे। टेली2 मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने मेगाफोन बीलाइन यूज़ किया। तो मॉस्को मैंने बीलाइन यूज़ किया था क्योंकि मुझे सस्ता पड़ रहा था वो, लेकिन उसमें थोड़ा कनेक्टिविटी का चक्कर है, कुछ एरियाज़ में उसका नेटवर्क डाउन चला जाता है बीच में। और ये चीज़ मेरे साथ हुई थी ज़्यादा सेंट पीटर्सबर्ग में, जब मुझे प्रॉब्लम आई थी बीलाइन के नेटवर्क में। तो फिर मैंने, जब मेरा डेटा कार्ड वगैरह ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया करते हैं तो ख़त्म ही रहता है, तो हमने उस वक्त जो है लिया मेगाफोन का कनेक्शन। एक और पासपोर्ट आपको देना होता है, वीज़ा की कॉपी आपको एक देनी होती है। उस वक्त मेरे पास टिकट वीज़ा था, तो वो मैंने दिया था, पासपोर्ट की अपनी कॉपी दी थी, और मुझे कनेक्शन इजीली मिल गया था मेगाफोन का। 5 मिनट में एक्टिव हो गया था, बहुत ही अच्छी स्पीड थी मेगाफोन की। लेकिन रिमोट एरियाज़ के केस में आप बीलाइन का ले लेना। अब जब आप एयरपोर्ट छोड़ के सिटी में एंटर करते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। जो मैंने यूज़ किया था वो था एरो एक्सप्रेस, इनकी ट्रेन यूज़ की थी, जिसकी कॉस्ट उस वक्त आई थिंक 600 रूबल्स थी, इफ़ आई कैन रिकॉल, और शायद आज भी इतनी है जितना मुझे पता है। मेट्रो का भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मेरा होटल काफ़ी दूर नहीं था, सिटी सेंटर के पास ही था, लेकिन हाँ जितने भी मेजर साइट सीइंग्स थी उससे लगभग 8-10 किलोमीटर का डिफरेंस था, और काफ़ी बड़ा रशिया, तो 8-10 किलोमीटर कुछ होता नहीं है। तो उस केस में क्या था कि मैंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेके सिटी में जब मैं एंटर किया, वहाँ मैंने मेट्रो की, सबवे किया, वहाँ सबवे से मैंने एक कार्ड बनवाया अपना, ठीक है, कार्ड बनवाया मेट्रो पास करके। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उनको समझाने में, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ बिग कंस्ट्रेंट दैट, ठीक है, तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मेट्रो भी ले सकते हो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेके 600 रूबल लेके एंटर कर सकते हो सिटी में, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप कंफर्टेबली जर्नी करना चाहते हैं, ऑड आवर्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आप मेट्रो वगैरह की टिकट लेते हैं तो 60 रूबल की आपको मैक्सिमम आज की डेट में पड़ सकती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो मेट्रो पास आप बनवा लें 3 दिन का, वो आपका हर जगह ट्रैम के लिए, ट्रेन्स के लिए, बसेस के लिए चल जाता है। नॉट श्योर कि अब मौजूदा हालात क्या हैं, बट मेरे टाइम पे जो मेरे पास कार्ड था उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप वापस एयरपोर्ट जाने लगे, क्योंकि आप वापस इंडिया आ रहे हैं या किसी और कंट्री में जा रहे हैं रशिया को छोड़ के, तो उस केस के अंदर क्या है कि आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं और आपकी फ़्लाइट में टाइम है, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बसेस, ठीक है। एक स्टेशन मैं आपको बताया था मॉस्को में, बेलुर्स्काया, ठीक है। इस स्टेशन के आसपास ये बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, स्टेशन भी अपने आप में देखने वाला है ये, और जैसे आप बाहर निकलेंगे बसेस आपको बहुत इजीली जो है मिल जाती है। तो आप मेट्रो वगैरह करके, सबवे करके बेलुर्स्काया स्टेशन पे पहुंच जाए, वहाँ से बाहर निकलेंगे आपको बसेस सामने मिल जाएंगी और अपना एयरपोर्ट जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट लगभग कुछ आज की डेट में बैठेगी 350 रूबल्स के आसपास, और इतना ही पहले भी लगता था फेयर, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बट इट इज़ या लॉट चीपर देन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, ठीक है। तो 300-400 रुपये का फ़र्क यहाँ पर सीधा पड़ेगा। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। तो अब आप मान लीजिए सिटी में एंटर कर चुके हैं, पहला दिन है या पहली शाम है आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना एक जितना भी आपने कैश लिया है, इतना सारा कैश आप कैसे कैरी करेंगे, तो बेटर ये रहेगा कि आप उसी वक्त हाथों हाथ अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। कैसे?
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो एसबीआई करके एक बैंक है, वहाँ का नेशनल बैंक है, जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि एसबीआई है और बड़े बैंक्स हैं जितने पीएसयू बैंक्स हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या है कि आप जाओ, एक फॉर्म भरो और कुछ पैसा डिपॉजिट करो और 45 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है, सेम डे, जी हाँ। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक कार्ड इशू किया जाता है, एटीएम डेबिट कार्ड, जिसमें आपका नाम कोई नहीं होगा लेकिन आपको कार्ड इशू कर दिया जाएगा और आप उसे रीलोड भी कर सकते हैं कार्ड को। बाकी जो आपके अकाउंट में पैसा है वो सेफ और सिक्योर रहेगा, मतलब आपको इतना सारा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर ये सेम डे जाके एक अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि कार्ड्स के बेसिस पे, वहाँ का लोकल कार्ड के बेसिस पे मोस्टली जितने भी आप सर्विसेज अवेल करते हैं या फैसिलिटीज़ या एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी आसान बन जाती हैं। क्योंकि क्या है कि अब रशिया के केस में काफ़ी एग्रीगेटर्स हैं यहाँ पे, यानी काफ़ी कुछ साइट्स हैं जो कि कंसोलिडेट कर रही हैं सभी एक्टिविटीज़ को, सारी कंपनीज़ को, टूरिज्म को, और वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं बहुत इजीली बाय पेइंग थ्रू दीज एटीएम कार्ड्स। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसलिए मैं सिम कार्ड को जोर दे रहा था, बिकॉज इसके लिए आपको एक सिम कार्ड दिखाना पड़ेगा, रशिया का नंबर दिखाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिम कार्ड लेना है जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं या सिटी में लेना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन उसको लेने के बाद बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा था, न्यूज़ में भी आई थी ये चीज़ कि जो रशियन सेंट्रल बैंक है उन्होंने ट्रीटी साइन किए कुछ इंडियन बैंक्स के साथ, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली और रिमोटली इंडियन टूरिस्ट जो हैं रशिया में अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ बैंक्स हैं, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक है, ये न्यूज़ में भी है, एसबीआई भी इनमें से। तो एसबीआई की तो आई थिंक ब्रांच भी है एक मॉस्को के अंदर, आई थिंक सो मॉस्को के अंदर ही है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास कि आप इंडिया से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको बैंक को रीच आउट करना पड़ेगा, या रिलेशनशिप मैनेजर जो होगा आपको उससे बात करनी पड़ेगी, वो आपको क्या कहते हैं, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, बट इट वाज इन न्यूज़। आगे हम बात करते हैं होटल्स की, कैसे होटल्स बुक करने हैं। तो बहुत ही आसान है, देखें, दे एक्सेप्ट रिजर्वेशंस विदाउट पेमेंट्स, ठीक है। तो कोई भी प्री पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिजर्व कर सकते हैं। सबसे बेटर जो प्रैक्टिस रहता है वो ये रहता है कि आप होटल को डायरेक्टली रीच आउट करें, उन्हें ईमेल डाल दें, ईमेल डाल के आप बता दें उनको कि मैं इस टाइम ट्रैवल करूँगा, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं आप लगा दें, होटल आपके लिए रिजर्व हो जाएगा विदाउट पेमेंट, क्योंकि डायरेक्टली वो पेमेंट ले भी नहीं पाएंगे आपसे, ठीक है ना। कुछ और ऐसे लिंक्स दे सकते हैं जहाँ पे उनके बैंक अकाउंट्स, ये जो ट्रांसफ़र अकाउंट्स है वो दुबई के अंदर होंगे या किसी और कंट्री में होंगे, वहाँ से या तो आपसे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे ये चांस आप ना लें, बेटर ये रहेगा कि आप रिजर्व कर लें होटल्स जहाँ से भी आपको मिलते हैं, ईमेल डाल के उनको, ठीक है। वैसे मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप वहाँ जाके भी होटल बुक करते हैं तो आपका नाम भी पूरा नहीं पूछते हैं, सारे कागज़ भी पूरे नहीं देखते, आपको होटल जो है, जो होटल रूम है आपको रिजर्व करके दे देते हैं। बाकी एक साइट है, बुकिंग साइट है, उसका नाम है ऑस्ट्रोवॉक करके, ठीक है। वहाँ से आप बहुत आसानी से जो है अपने होटल्स बुक कर सकते हैं। ज़ेन होटल्स करके है इसका नाम वैसे, लेकिन इसको ऑस्ट्रोवॉक के नाम से जाना जाता है रशिया में, ठीक है। तो उस साइट से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके ईजिली बुक कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं अपने होटल्स। बाकी जो लग्जरी वगैरह होटल्स चाहिए उसका एक लिंक दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। किसी ने अगर लग्जरी होटल्स बुक करने हैं, खासकर सेंट पीटर्सबर्ग में, तो आप उस साइट को जो है रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ एक्टिविटीज़ की बात आती है, जितने भी एग्रीगेटर्स की मैं बात कर रहा था पहले, उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। तो कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है, कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना है या आपको कोई राइड करनी है, कुछ भी करना है, तो आप उन साइट्स के थ्रू कर पाएंगे। जैसे कि एक है byletter.ru करके है, और ऐसी बहुत सारी हैं। और अच्छी बात यह है कि ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इन साइट्स को आप इंग्लिश में। पहले ये था थोड़ा सा चैलेंज किसी टाइम में कि सारी रशियन में होती थी प्रॉपर, और हमें बहुत चैलेंजेस आते थे उस केस के अंदर, राइट। फिर हम क्लूक वगैरह से बुक करते थे पैकेजेस, लेकिन ट्रिप एडवाइजर से करते थे, ऐसे करते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा आसान इन्होंने किया है, बनाया है, सेंट्रलाइज। और अगर कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सब चीज़ें करना। बाकी आपको मैं लिंक्स के तौर पे ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का, मतलब कि russiantrain.com का लिंक भी देने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सेंट पीटर्सबर्ग में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उसका एक डेडिकेटेड लिंक है। तो एग्रीगेटर्स को यूज़ करना आप ना भूलें, लेकिन यह है कि आप पहले वहाँ जाके ट्रैवल एजेंट से बात कर लें। अगर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, हो सकता है आपको वो सस्ता पड़े, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, बट यू हैव टू यूज़ योर कार्ड्स इन दैट केस, ठीक है। तो कार्ड्स का ऑप्शन ये है कि बैंक अकाउंट खुलवाएं। अब आगे हम बात कर लेते हैं आइटनरी की थोड़ी सी। और आइटनरी के केस में डिपेंड करता है कि आपका लेंथ ऑफ स्टे कितना है, कितने दिन की छुट्टी है, आपको मोहलत मिली हुई है। जैसे कि किसी को 14 दिन की मिली है, किसी को 10 की मिली, किसी को 7 की मिली है। उस हिसाब से अपनी आइटनरी आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि 9 दिन की है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, या आपके पास पूरे ही 14-15 दिन है तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्रेमलिन आप मॉस्को में जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैंने नोट करके रखा हुआ है यहाँ पे।
ज़रिएदे पार्क है एक वहाँ पे रेड स्क्वायर के आसपास ही है, वो भी मतलब आसपास में ही चलते चलते ये पार्क वगैरह आ जाते हैं। कॉस्मोनॉटिक्स म्यूज़ियम है। देन गॉर्की पार्क है, खासकर वो बहुत पॉपुलर है। मॉस्को केबल कार है, अभी रिसेंटली इन्होंने कोई मिलिट्री कमांड बंकर वगैरह भी खोला है लोगों के लिए। एंड मॉस्को जू का ऑप्शन है आपके पास। ऑब्जर्वेटरी डेक है इनका। ऑस्टेनकिनो टीवी टावर करके इसका नाम है। इसके ऊपर मैंने एक्चुअली क्या है कि आइटनरी पूरी बना के रखी हुई है, एक आर्टिकल बना के रखा हुआ, उससे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ एक्चुअली। देन फूड मॉल्स जो हैं वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर है, डेपो फूड मॉल्स है, एक मॉस्को सेंट्रल मार्केट है, वो बहुत पॉपुलर है। जहाँ पे अगर बात आती है मॉस्को के अंदर कि आपके पास टाइम कम है तो आप कौन कौन सी जगह जा सकते हैं वो मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि आप अरबात स्ट्रीट जा सकते हैं अगर आप 3-4 दिन है आपके पास। पुष्किन म्यूज़ियम जा सकते हैं आप। कैथीड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर है, ये रेड स्क्वायर के ऑपोजिट ही पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ सकता है आपको, तो टैक्सी कर लें ज़्यादा अच्छी बात है। और ये 1-2 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलें, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। रेड स्क्वायर से बाहर निकलते आपको टाइम लग जाएगा, वैसे तो एक दिन तो आपको क्रेमलिन में रेड स्क्वायर में ही एक्सप्लोर करने में लगेगा पूरा, ठीक है। मुझे 2 दिन लगे थे, एक दिन तो मैंने सारा देखा था, प्लस म्यूज़ियम मैं नहीं देख पाया था, उस दिन बंद था जिस दिन मैं गया था, मुझे याद है, और उसके लिए लाइन में मुझे लगना पड़ा। और म्यूज़ियम अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत लंबी कतारें होती हैं और वेटिंग 2 घंटे की भी जा सकती है, और मैंने 2 घंटे वेट किया था। और जैसे आप म्यूज़ियम के अंदर जाओगे तो आपको ज़्यादा देर रुकने भी नहीं देते, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी वहाँ पे होती है, बस 2 मिनट का काम होता है और वेटिंग आपकी 2 घंटे की भी हो सकती है। इट्स अप टू यू इफ़ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट, या आपके पास खुला टाइम है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेट हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, गाम मॉल, वो भी अंदर ही है, उस कॉम्प्लेक्स में ही है। सेंट बेसिल कैथीड्रल चर्च और कजान कैथीड्रल जो है आप कवर कर सकते हैं रेड स्क्वायर के साथ एक दिन के अंदर। और अगर आप डिपेंड करता है 2 दिन भी लग सकते हैं आपको वैसे। बाकी जो है आप कैथीड्रल स्क्वायर, ज़ार कैनन, ये क्रेमलिन की साइड पे पड़ जाते हैं। ज़ार बेल और डायमंड आर्मरी करके एक म्यूज़ियम है, बहुत खूबसूरत है, तो आप उसे देखना ना भूलें। उसी के साथ वहीं पे 4 सीजन्स होटल के पास, मतलब रेड स्क्वायर के पास ही 4 सीजन्स होटल है, उसके ऑपोजिट ही जो है आपको एक बहुत ही पॉपुलर मॉल देखने को मिल जाता है। मॉल ठीक ठीक है, मुझे बहुत खास भी नहीं लगा और बहुत ख़राब भी नहीं था, बहुत अच्छा था मॉल अपने आप में। बाकी आप और क्या कर सकते हैं, आप क्रूज़ कर सकते हैं, मॉस्को सिटी टूर कर सकते हैं बाई बोट, बहुत अच्छा व्यू आता है। और प्लस आप जो है गॉर्की पार्क ज़रूर जाएं अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है, पूरा दिन वहाँ स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं वहाँ पे लिटरली। और लास्ट में मोकबा रिवर है, उसके साथ जो है लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड प्लस बहुत सारे अच्छे कैफ़ेज़ भी, ओपन कैफ़ेज़ भी वहाँ पे बने हुए हैं, तो वहाँ ज़रूर जाएँ आप, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग की। तो उसके केस में क्या है कि आप पहले दिन तो पहुँचते हैं वहाँ पर, और जो नेफ्स्की एवेन्यू करके एक जगह है मेन टूरिस्टी, मैं आपको बता रहा हूँ जगह, जहाँ पे आपको बजट में भी हॉस्टल्स वगैरह मिल सकते हैं या होटल्स वगैरह मिल सकते हैं। नेफ्स्की एवेन्यू का आपने ध्यान रखना, यहीं पे मैंने भी स्टे किया था। मेरे जो होटल्स के नाम है, लिंक है, मैं दोनों के केस में वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, ठीक है। वो आप देख लेना, आप क्या प्राइस है, काफ़ी डिफरेंस होगा अब तो खैर। तो यहाँ पर क्या है कि आप पहले नेफ्स्की एवेन्यू को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हैपनिंग एरिया है, बहुत सारी शॉप्स हैं, सेविनियर शॉप्स हैं, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बीच में कनाल्स आती हैं, बहुत ही अच्छा वाइब है, अपने बोटिंग कर सकते हैं आप शाम को, वो है एक आपके पास। बाकी नेक्स्ट डे जो है आप स्टेट हार्मिटाज म्यूज़ियम, जो कि लगभग कुछ नेफ्स्की एवेन्यू से 1-1.5 किलोमीटर ही है, आपको चलना पड़ता है, और वापस पैदल चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, टैक्सी में रिकमेंड नहीं करता उस केस के अंदर, ठीक है ना। बस ले सकते हैं, नहीं तो आप बसेस भी चलती हैं। तो स्टेट हार्मिटेज म्यूज़ियम, पैलेस स्क्वायर, दोनों साथ साथ में है। प्लस ब्रॉन्ज हॉर्समैन, वो एक पार्क सा है, वो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप वहाँ पे जाएं ना जाएं, उसके साथ एक बहुत सुंदर कैथीड्रल वगैरह भी है। सेवियर ऑन द स्पिल्ड ब्लड, तो ये नेफ्स्की एवेन्यू की स्ट्रीट पे ही आता है, बहुत सीधा आप चले जाएं 1-1.5 किलोमीटर जब आप चल लेंगे तो आपको ये आपके राइट हैंड साइड पे कनाल जा रही है, वहाँ से बिल्कुल आप अंदर जाएंगे तो आप इस सेवियर ऑन द स्पिल्ड ब्लड या कजान कैथीड्रल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। रोड के इस पर कजान कैथीड्रल है और इस साइड जो है सेवियर ऑफ ब्लड, जो मैंने आपको बताया था कैथीड्रल है। उस टाइम इसकी टिकट थी कुछ 300 बाट, लेकिन जो कजान कैथीड्रल था उस टाइम फ्री था। देन आप पीटर हॉफ जा सकते हैं, जो कि और आगे 1 या 2 किलोमीटर है। पैदल भी चल सकते हैं आप, नहीं तो बेटर ये है कि आप टैक्सी कर लें, उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस है मेनली, और गैलेरिया शॉपिंग मॉल है। तो अगर आपके पास कम टाइम है, 7-8 दिन है, तो आप कुछ अपना ट्रिप ऐसे रख सकते हैं। आइटनरी मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगा, बाकी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दी जो मेरी आइटनरी थी, ठीक
ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज रशिया पे मतलब कि कैसे ट्रैवल करें 2024, कैसे सब कुछ रहता है, कैसे पेमेंट्स करनी है, कैसे फ़्लाइट्स बुक करनी है, होटल कैसे रिजर्व करने हैं, करेंसी कहाँ से ले सकते हो, बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, ये तक आपको मैंने बता दिया। और एक दिन में 45 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से सबके साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।